बेटा कोलिजन। तो सबसे पहले देखते हैं इलास्टिक कोलिजन क्या होता है। कोलिजन इन विच काइनेटिक एनर्जी is conserved is called elastic collision। तो कोलिजन बेटा दो प्रकार के होते हैं, एक इलास्टिक कोलिजन होता है, एक इनइलास्टिक कोलिजन होता है। जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है उसको इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। तो इनइलास्टिक कोलिजन क्या होता है? कोलिजन इन विच काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड is called inelastic collision। तो ऐसा कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड होगी तो उसको तो इलास्टिक कोलिजन बोलेंगे, और जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी उसको इनइलास्टिक कोलिजन होंगे। कैसा भी कोलिजन हो, मोमेंटम तो हमेशा कंजर्व होता है बेटा। ये बात आप याद कर सकते हैं, कैसी भी टक्कर हो, कैसी भी टक्कर हो, मोमेंटम हमेशा कंजर्व रह सकता है या कंजर्व रहता है। जैसे गोली चल जाए, बम फूट जाए, किसी से टक्कर हो जाए, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये सब मोमेंटम कंजर्वेशन के एग्जाम्पल हैं। पर कोलिजन दो तरह के हैं, एक इलास्टिक कोलिजन है, एक इनइलास्टिक कोलिजन है। इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है और इनइलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है। अब देखते हैं इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन मतलब स्ट्रेट लाइन में होगा। ऐसा कोलिजन जिसमें बॉडी स्ट्रेट लाइन में होगी उसे वन डायमेंशन कहेंगे। जैसे ये एक मास है, इसकी पहले वेलोसिटी u1 है, ये दूसरा मास है, इसकी पहले वेलोसिटी u2 है। दोनों में टक्कर हो गई। टक्कर होने के बाद m1 वाला v1 से चलने लग गया और m2 वाला v2 से चलने लग गया। तो मैंने बताया कैसा भी कोलिजन हो उसमें मोमेंटम तो कंजर्व रहता ही रहता है, लेकिन अगर काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है तो उसको हम इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। तो इलास्टिक कोलिजन के अंदर मोमेंटम भी कंजर्व होगा और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगी। तो पहले मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन बना लेते हैं। बेटा मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है? मोमेंटम जो है वो तुम्हारी वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम लिखेंगे m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। तो टक्कर से पहले का मोमेंटम और टक्कर के बाद का मोमेंटम कंजर्व रहता है, मतलब जितना टक्कर से पहले का मोमेंटम होगा उतना टक्कर के बाद का होगा। तो m1u1 इसका मोमेंटम है, m2u2 इसका मोमेंटम है टक्कर से पहले। टक्कर होने के बाद m1 वाला v1 से चलने लगा तो m1v1 और इसका मोमेंटम हो गया m2v2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं m1, इस टर्म को मैं इधर ले आऊँ, u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस u2। तो ये इक्वेशन यूज होगी आगे। इसको 1 नंबर रख देते हैं, इसको 2 नंबर रख देते हैं। तो पहले सबसे पहले मैंने कोलिजन के अंदर मोमेंटम कंजर्व किया है। अब मैं काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करता हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन। तो पहले काइनेटिक एनर्जी है हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर। बाद में काइनेटिक एनर्जी है हाफ m1v1 स्क्वायर
प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। तो m1 वाला टर्म एक तरफ कर लेते हैं जैसे पहले किया था, हाफ m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। तो ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई। अब मैं कर रहा हूँ डिवाइड 4th इक्वेशन बाई 2nd इक्वेशन। तो हाफ m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर हाफ m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर डिवाइड बाई, इधर आ जाएगा m1 u1 माइनस v1 और इधर आ जाएगा m2 v2 माइनस u2। अब देखिए m1 m1 से कैंसिल हो रहा है, m2 m2 से कैंसिल हो रहा है, हाफ हाफ से कैंसिल हो रहा है। इसको हम ले सकते हैं u1 माइनस v1 u1 प्लस v1। और इसको ले सकते हैं v2 माइनस u2 v2 प्लस u2 डिवाइड बाय v2 माइनस u2। तो v2 माइनस u2 वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, इधर से u1 माइनस v1 वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। हमारा रिजल्ट आ रहा है u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं u1 माइनस v1 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। तो ये क्या है, u1 माइनस u2, u1 माइनस बेटा u1 माइनस u2 और ये v2 माइनस v1। तो ये क्या है, हमने देखा बेटा u1 माइनस u2 वेक्टर इज इक्वल टू v2 माइनस v1 वेक्टर। तो दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, जब ये पास आ रहे थे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, या फिर इसे कह सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। और इसे कह सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। और दूसरा नाम हो सकता है रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। तो हमने देखा रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन और रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन सेम होती है। तो ये एक रिजल्ट आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद करने वाला रिजल्ट है कि रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, या रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखना पड़ेगा। अब इस रिजल्ट से हम आगे के फॉर्मूले ड्राइव करेंगे। हमने देखा था u1 माइनस u2 इक्वल था v2 माइनस v1 के। तो यहाँ से v2 की वैल्यू कितनी आ रही है, u1 माइनस u2 प्लस v1। अब हम क्या करेंगे, इसे फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी बेटा, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब इस v2 की वैल्यू मैं यहाँ रखूँगा, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2। v2 की वैल्यू रख रहा हूँ u1 माइनस u2 प्लस v1, जो मैंने वैल्यू निकाली है वो मैंने यहाँ रख दी। अब देखिए क्या रिजल्ट आएगा, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू, बेटा मैंने v2 की वैल्यू रखी है और मैं v1 की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ। तो m1 v1 प्लस m2 u1 माइनस m2 u2 प्लस m2 v1। तो ये v1 का एक टर्म है, ये v1 का ये दूसरा टर्म है, इन दोनों को ये रखेंगे, बाकी को इधर भेज देते हैं। तो m1 u1 माइनस
m2u1 प्लस m2u2 ये है और m2u2 ये है, तो 2m2u2 हो गया। 2m2u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2v1। तो ये v1 का रिजल्ट आएगा m1, दिस इज बेटा m2u1। तो v1 का रिजल्ट आएगा बेटा m1 माइनस m2u1 प्लस 2m2u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2v1। तो v1 फाइनली कम्स आउट टू बी m1 माइनस m2u1 प्लस 2m2u2 अपॉन m1 प्लस m2। अब बेटा ध्यान रखें ये वेक्टर है, ये वेक्टर है तो इसमें साइन भी रखने पड़ते हैं अगर हम इन्हें यूज़ करेंगे। ऑल आर वेक्टर, तो मैंने सब पे वेक्टर लगा दिए इसीलिए। फिर से समझते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन को उठाया m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। फिर मैंने v2 की वैल्यू यहाँ रख दी। जब मैंने v2 की वैल्यू यहाँ रख दी तो मैं v1 निकालना चाहता हूँ, तो v1 का टर्म मैंने अलग कर लिया, m2u1 को इधर पहुँचा दिया, m2u2 को भी इधर पहुँचा दिया। तो ये 2m2u2 हो गया, ये m2 माइनस m2u1 हो गया, इसमें से u1 कॉमन ले लिया, m1 माइनस m2u1 प्लस 2m2u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2v1। तो v1 की वैल्यू आ गई m1 माइनस m2u1 प्लस 2m2u2 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये रिजल्ट आपको याद करना है, ये टकराने के बाद की वेलोसिटी है v1। सिमिलरली अगर मैं v1 को पुट कर दूं, अभी मैंने v2 को पुट किया था, अब मैं v1 को पुट कर दूं तो v2 निकल जाएगा। तो ये रिजल्ट आप निकाल के देख सकते हैं। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, डायरेक्ट लिखने का तरीका ही बताया तो बड़ा सिंपल है। जहाँ 1 था वहाँ 2 कर दो, जहाँ 2 था वहाँ 1 कर दो। तो m1 की वैल्यू में m2 माइनस m1u2 प्लस 2m1u1 अपॉन m2 प्लस m1। मैंने कुछ नहीं किया है, बहुत सिंपल सा किया है। मैंने 1 को 2 कर दिया और 2 को 1 करने से मेरे को v2 मिल जाएगा। तो इसका मतलब आपको केवल एक ही फार्मूला याद रखना है, ये वाला याद रख लोगे तो ये वाला बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। 1 को 2 कर दो, 2 को 1 कर दो। वैसे ये ड्राइव कैसे हुआ है, जिस तरीके से मैंने v2 की वैल्यू रख के v1 निकाला है, आप v1 की वैल्यू रख के v2 निकालिए। v1 की वैल्यू आएगी v2 माइनस u1 प्लस u2, वो आप इस इक्वेशन में रख दीजिए। तो अगर आप v1 रखेंगे तो v2 आ जाएगा। आप निकाल के प्रैक्टिस करके देखिए कि आपका निकला है नहीं निकला, सेम रिजल्ट निकलेगा। वैसे रिजल्ट कैसे याद रखते हैं ये मैंने आपको बता दिया। अब इन दो फॉर्मूलों का बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है, तो मैं इन दो फॉर्मूलों को दोबारा से लिख देता हूँ। v1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2u1 प्लस 2m2u2 अपॉन m1 प्लस m2। दूसरे फॉर्मूले का रिजल्ट है m2 माइनस m1u2 प्लस 2m1u1 अपॉन m1 प्लस m2। और दूसरा ये वेक्टर रिजल्ट है, वेलोसिटीज़ हैं ये, तो इसमें वेक्टर लगा दिया है मैंने। अब देखिए इसमें केस वन, अगर m1 और m2 बराबर हो तो क्या होगा। तो आपको m1 और m2 को बराबर रखना है, या m2 को m1 मान लेते हैं। तो v1 आएगा m1 माइनस m1 प्लस 2m1u1 u2 2m1u2 अपॉन m1 प्लस m1। तो m1 माइनस m1 वाला टर्म 0 हो गया आपका। तो ये सॉल्व करके आ रहा है 2m1u2 अपॉन 2m1, ये कैंसिल हो गया, कितना आया u2। तो v1 की वैल्यू u2 हो गई। सिमिलरली v2 निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, m2 की जगह m1 रखना है, m1 माइनस m1 u2 प्लस 2m1u1 अपॉन 2m1। सॉल्व करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा u1। तो हमने देखा v1 तो हो गया u2 और v2 हो गया u1। अगर ध्यान से देखा जाए तो हम कह सकते हैं वेलोसिटी गेट्स इंटरचेंज।
वेलोसिटी गेट्स इंटरचेंज। अगर सेम मास की बॉल टकराएंगी तो उनकी वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है। सेम मास की बॉल टकराने पर उनकी वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है। केस 2, एक m मास की बॉल u1 से आ रही है और m मास की बॉल से ही टकरा रही है जो रुकी हुई है। तो हमने देखा दोनों का मास अब भी सेम है, दोनों का मास सेम है, तो हमें ये मालूम है वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी। एक रुकी हुई है और एक चल रही है। एक चलती हुई बॉल आके रुकी हुई बॉल से टकराती है और दोनों का सेम मास है, तो हमने पढ़ा था कि v1 जो है सेम मास में u2 के बराबर हो जाता है, यानी 0 के बराबर हो जाता है, और v2 जो हो जाता है वो किसके बराबर हो जाएगा, u1 के बराबर। कहने का मतलब ये है कि जो बॉल आ रही थी वो तो रुक जाएगी, और जो दूसरी बॉल थी जो रुकी हुई थी वो पहले वाले की वेलोसिटी से चलने लग जाएगी। तो वेलोसिटी अभी भी इंटरचेंज हो गई है। जो बॉल रुकी हुई थी वो इसकी वेलोसिटी से चलने लग जाएगी, और जो बॉल चल रही थी उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, वो रुक जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी इंटरचेंज हुई है इनकी। वेलोसिटी ध्यान रखना बेटा डायरेक्शन के संग चेंज हो जाती है। बेटा केस 3 के लिए फिर ये फॉर्मूला लिख लेते हैं। v1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 u1 प्लस 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, और v2 इज इक्वल टू m2 माइनस m1 u2 प्लस 2m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखो दो केस और रह गए। केस 3, एक बहुत बड़ी बॉल u1 से चल रही है और एक ऐसे मास से टकराती है जो बहुत छोटा है और रुका भी हुआ है, तो अब क्या रिजल्ट आएगा। तो सबसे पहले निकालते हैं v1 कैसे निकालेंगे। m1 बहुत बड़ा है, m2 बहुत छोटा है, तो हमने m1 को रख लिया है, m2 को 0 मान लिया है, तो m2 u1, और u2 तो 0 है ही, तो u2 की वैल्यू 0 रख दी, अपॉन m1, m2 को छोड़ दिया है, तो m1 m1 कैंसिल हो गया, v1 की वैल्यू u1 के बराबर आ रही है। क्या मतलब हुआ इस बात का, इस बात का मतलब ये हुआ कि ये बॉल इसी वेलोसिटी से चलती रहेगी। अब निकालते हैं v2 m1 u2 का टर्म तो 0 हो गया बेटा, v2 में u2 का टर्म तो 0 हो गया, 2m1 u1 और m2 को 0 माना है, तो m1 कैंसिल हो गया, 2u1, यानी जो बॉल दूसरी वाली बॉल है डबल वेलोसिटी से आगे बढ़ेगी, डबल वेलोसिटी से चलने लगेगी, डबल। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रक की टक्कर स्कूटर से होती है, तो ट्रक तो उसी वेलोसिटी से चलता रहेगा और स्कूटर उसकी डबल वेलोसिटी से भागेगा। अब देखिए केस 4, m1 बहुत छोटा है और एक ऐसी बॉल से टकराता है m2 जो कि रेस्ट पर है। अब v1 v2 कितने होंगे बेटा, अब m1 को 0 मानना है, तो 0 माइनस m2 u1 अपॉन m2, m1 को निगलेक्ट कर दिया तो ये आ गया माइनस u1, मतलब ये लौट के आ जाएगा वापस। और v2 में हमने क्या किया है, एक तो u2 का टर्म 0 है, तो u2 का टर्म 0 रख दिया, तो क्या बचेगा 2m1 u1 अपॉन m2 बचेगा, पर m2 m1 से बहुत बड़ा है, तो दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली 0, ये यहीं रुकी रहेगी और ये टकरा के इसके संग लौट के आ जाएगी, क्योंकि m1 m2 से बहुत छोटा है, m1 इज़ वेरी वेरी लेस देन m2। जब हम डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू नियरली 0 आएगी।